यहाँ पर मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, इस पे मैंने फोर्स लगाया, बट इसमें डिफॉर्मेशन तो दिख तो नहीं रहा, आपको लग रहा है कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। नहीं, आपको मैंने ये बोला था कि स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक होता है, इसमें आंसर होता है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। ऐसे सब मटेरियल को जिसके पास प्लास्टिक रीजन है ही नहीं या बहुत ही वेल डिफाइंड बिल्कुल है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है कि इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो इसको वापस खींचना चाहता है। ये रॉड के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा अंदर, बात तो सही है, रिस्टोरिंग फोर्स तो लग रहा है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स जब लग रहा है अंदर, मैं इसके अगेंस्ट एक वर्क कर रहा हूं। हाँ हेलो भाई, सुनने में आया किसी को तो अभी भी कंफ्यूजन है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबर। वो तो मुझे बोल रहा था वो रबर ज्यादा इलास्टिक है। भाई इनको इतना कंफ्यूजन क्यों होता है? शायद से अभी तक ठीक से पढ़े नहीं है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। रीजन, अरे वो ये लेक्चर देख के तुमको पता चलेगा, ठीक है? तो ये लेक्चर देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों है ज्यादा इलास्टिक स्टील, ठीक है? सो चलो मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में, एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। और हम लोग यहां पर वापस से लेके आए हैं एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड का सीरीज, जहां पर मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लेके आया हूं, वन शॉट लेक्चर। यहां पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एक रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, इसके लिए मैं इसको बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड रखूंगा, बट जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी मैं आपको वहां पर बताते रहूंगा। Am I being very clear? तो बिना किसी वक्त जाया किए, माय नेम इज जॉनथन सर, आप मुझे प्यार से जॉनी सर बोलते हो, तो लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वन शॉट। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो मैं यहाँ पर अगेन एनसीईआरटी यहाँ पर लेके आया हूं, आप यहाँ पर मेरे साथ पढ़ सकते हो, और मैं आपको हर एक लाइन हर एक वर्ड समझाते जाऊंगा और आपको लिटरली जीरो से लेके हीरो तक लेके जाऊंगा। ठीक है पीपल, तो चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं, है ना? चलो, तो सबसे पहले इन्होंने यहां पर बोला, अगेन इंट्रोडक्शन है, जिस्ट है, एक बार समझ लेते हैं। उन्होंने यहां पर बोला कि हम लोग ने चैप्टर 6 में रोटेशनल मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रिजिड बॉडी क्या होता है करके, रिजिड बॉडी कैसे कैसे वो मतलब जब इसमें फोर्सेस लगाते हैं कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, सब कुछ एवरीथिंग हम लोगों ने देखा था। अभी यहां पर देखते हैं कि जब भी रिजिड बॉडी हम लोगों ने क्या बोला था कि डिफॉर्म नहीं होता है करके, है कि नहीं? बट यहां पर असलियत केस में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम लोग को पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफॉर्म होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कुछ फोर्स लगाओगे डिफॉर्म होता है। मतलब ये मैं बॉटल ले लूं, ये बॉटल को मैंने आपसे फोर्स लगाया, देखो डिफॉर्म हो रहा है, देखो ये डिफॉर्म हो रहा है, ये डिफॉर्म हो रहा है, देखो मैं इसको ऐसे दबा अच्छे से दबा पा रही, देखो डिफॉर्म हो रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूं, ये डिफॉर्मिटी किस वजह से आ रहा है? ये इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, क्या होता है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि रोटेशन ऑफ द बॉडीज and realize that the motion of a body depends on how the mass is distributed within the body। बेसिकली वो ये बोलना चाहता है कि एक बॉडी कैसे बिहेव करता है वो उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है। ठीक है, we restricted ourselves to simpler situations of rigid bodies। okay, a rigid body generally means a hard solid object having a definite shape and size। तो बेसिकली यहाँ पर rigid body को वापस इन लोग रिवाइज करवा रहे हैं, बट इन रियलिटी जो असलियत में अगर देखा जाए तो बॉडीज कैन बी स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड, बेंट, मतलब तुम उसको खींच सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हो, उसको बेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो। So even the appreciably rigid steel bar can be deformed when a sufficiently large external force is applied on it। ये तो बात तो सही है, आप एक स्टील हैंगर ले लो या एक स्टील रॉड ले लो पतला, आप अपने हाथों से उसको पूरा मोड़ सकते हो, इवन तो पूरा एक रिजिड बॉडी दिखता है वो, बट फिर भी आप अपने एक सफिशिएंटली लार्जर फोर्स लगाओगे तो वो क्या होता है, वो रिजिड हो जाता है, सॉरी वो डिफॉर्म हो जाता है। वो यहां पर ये बोलना चाहता है, तो ये बोलना चाहता है कि सारे जो भी सॉलिड बॉडीज है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होते हैं। ये अपने को ये पैरा में हम लोग को ये बताया गया है। तो चलो हम लोग आगे इसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि यहां पर सॉलिड के थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज को थोड़ा और उन्होंने क्या है एक्सटेंसिवली कवर किया है। उन्होंने बोला है अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, ये हम लोग को पता है। In order to change the shape or size of a body, a force is required। Obviously, a force is required। तुमको किसी एक्चुअली फोर्स का डेफिनेशन ही वही होता है, या फोर्स का इफेक्ट ही वही होता है कि तुम फोर्स से किसी भी चीज को रेस्ट से मोशन में लेके आ सकते हो, या मोशन से रेस्ट पे लेके आ सकते हो, या किसी चीज को डिफॉर्म कर सकते हो। ये फोर्स के सारे इफेक्ट्स होते हैं जो आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़े होते हैं। If you stretch a helical spring by gently pulling its ends, the length of the spring increases slightly। मतलब ये बोलना क्या चाहता है कि अगर जब भी आप एक स्प्रिंग लोगे, वो स्प्रिंग को जब भी अगर आपने खींचा है तो इसका लेंथ बढ़ता है, और जब भी आप इसको छोड़ देते हो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। या पूरा आता है या नहीं आता है, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, देखते हैं पूरा आ पाता है कि नहीं। When you leave the ends of the spring, it regains its original size and shape। And the property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एनसीईआरटी में जो गिवन है। क्या पर है ये?
the property of the body, the property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity. अच्छा, अभी इसके दो पहलू है. मैं यहां पर बोलूंगा कि एनसीईआरटी बस इसने एक डेफिनेशन दिया है, मैं एक और डेफिनेशन यहां पर देना चाहता हूं. इलास्टिसिटी का मतलब यह भी हो सकता है कि वो रेजिस्ट करना चाहता है वो पर्टिकुलर चेंज को. क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब अगर एक बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है और वो फोर्स लगाने के बाद भी वो फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, वो डिफॉर्मिटी को रेजिस्ट कर रहा है, इसको भी हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बट एनसीईआरटी ने यहां पर एक और स्टेप आगे गया. एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया है, अगर समझो मैंने ये ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स ऐसा लगाया, जैसे डिफॉर्म हो चुका है, तो फोर्स रिमूव करने के बाद ये अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ पा रहा है, ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ पा रहा है, ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं. ठीक है, ओके. एंड द डिफॉर्मेशन कॉस्ट इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन. मतलब अगर कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे इलास्टिसिटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं. आगे बढ़ते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ओके. However, if you apply force to lump of putty or mud, they have no gross tendency to regain their previous shape and they get permanently deformed, and such substance are called plastic, and this property is called as plasticity. ये obvious सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी क्ले वाले सब्सटेंस को अगर आपने फोर्स लगाया तो पूरा पचक जाता है, फिर वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता है. ऑब्वियस सी बात है, वो रिस्टोरिंग फोर्स उतना लगा नहीं पा रहा है. अभी आप बोलोगे सर ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? देखेंगे. वो रिस्टोरिंग फोर्स लगा नहीं पाता है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ नहीं पाता है. वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता? देखेंगे. वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता? देखेंगे. ठीक है, तो इसको हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं. बेसिकली इलास्टिसिटी का सीधा ऑपोजिट आपका क्या होता है? आपका प्लास्टिसिटी होता है. ठीक है, तो उन्होंने ये बोला द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिजाइन. ऑब्वियसली बात है, जो हम लोग इलास्टिसिटी जो होती है वो हम लोग हर जगह यूज करते हैं. तो अभी हम लोग ये बेसिकली आपका एवरीथिंग जिस्ट यहां पर गिवन है, ये सब पूरा रीड मारने की जरूरत नहीं है. आप एक बार इसको रीड मान लो, आपका हो जाएगा. अभी हम लोग पूरा मेन चैप्टर किधर बढ़ते हैं. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो चलो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं. हाँ जी, ओके. तो चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है. आप ये बोलोगे सर स्ट्रेस तो बहुत जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, मतलब पढ़ाई का स्ट्रेस है, शादी का स्ट्रेस नहीं. शादी का स्ट्रेस नहीं, अभी पढ़ने का टाइम. ठीक है, तो स्ट्रेस तो है. तो अभी देखते हैं फिजिक्स वाला स्ट्रेस क्या होता है. ठीक है, ओके. तो देखो यहां पर उन्होंने बोला है कि when forces are applied on a body in such manner that the body is still in static equilibrium, it is deformed to small or large extent depending upon the nature of the material of the body and the magnitude of the deforming force. अच्छा, यहां पर एक बहुत बड़ा सेंटेंस यहां पर बोला गया है, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. वो यहां क्या बोल रहा है? अगर मैंने एक बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया, वो पर फिर भी वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या? यहां पर डिफाइन कर लेंगे, है ना. यहां पर हम लोग रिवाइज मार लेंगे. स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखो यहां पर भी लिख देता हूं दैट स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? हम लोग ने देखा है कि आपका नेट फोर्स जो है वो आपका जीरो होता है. ये होता है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन. हम लोग ने एनएलएम रोटेशनल मोशन में इसको अच्छे से कवर किया है, अच्छे से हम लोग ने इसको पढ़ा है. तो ये बोल रहा है कि फोर्स लगाने के बाद भी अगर बॉडी जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, वो डिफॉर्म हो जाता है एक स्मॉल या लार्ज एक्सटेंट तक. बट वो किस पे डिफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, मटेरियल किस चीज का बना है, वो मटेरियल का नेचर क्या है, और वो फोर्स कितना मैग्नीट्यूड है. आपने छोटा फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगाया, ये इतना स्टार्टिंग में लाइन में बोला है. फिर वो बोले एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं. हाँ जी, फिर वो बोल रहे थे डिफॉर्मेशन मे नॉट बी नोटिसेबल विजुअली इन मेनी मटेरियल्स बट इट इज देयर. अच्छा, अभी यहां पर क्या बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने ये वाला चीज लिया, ये बहुत हार्ड चीज है, मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, बट लोगों को दिख नहीं रहा है. देखो मैं थोड़ा पास आके बोलता हूं. देखो यहां पर मैंने फोर्स लगाया, इस पे मैंने फोर्स लगाया, बट इसमें डिफॉर्मेशन तो दिख तो नहीं रहा. आपको लग रहा है तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, नहीं. बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो यहां पर डिफॉर्मेशन हो रहा है. बट ये बॉडी का टेंडेंसी है कि ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है. क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? वापस से ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है. टेक्निकली देखा जाए तो सारे चीजें डिफॉर्म होते हैं, बट उनका वो मटेरियल का टेंडेंसी होता है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ पाता है कि नहीं. उसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. अब मैं बताता हूं क्यों. ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज, ठीक है इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, है ना. हाँ जी, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स, अ रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन द बॉडी. ऑब्वियस सी बात है. अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं. एक बार ये रीड मार ले तो फिर मैं अपने डायग्राम में चला जाता हूं. नाउ दिस रिस्टोरिंग फोर्स is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force, and the restoring force
पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अच्छा, यहां पर एक बहुत अच्छा डेफिनेशन बोला है, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे, इसको हम लोग मार्क करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेस का डेफिनेशन बोला है। So if F is the force applied normal to the cross section and A is the area of cross section of the body, then the magnitude of stress यहां पर उन्होंने बोला F divided by A हो जाता है। अभी ये बोलेगा सर बहुत इंग्लिश झाड़ दिया, इसको थोड़ा आसान कर लो, ठीक है, उसके लिए हम लोग इधर है, इसको आसान करने के लिए आ गए हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर करूंगा कि समझो यहां पर मेरे पास एक दीवार है, ये दीवार मैंने बना दिया है, हाँ जी, ये दीवार मैंने बना दिया है, रुको इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, हाँ जी, हाँ दीवार बना दिया है, ये मेरा दीवार है, और इधर मैंने एक सिलेंडर मैंने बना दिया, एक मैंने सिलेंडर का रॉड बना दिया, ये सिलेंडर का रॉड है जो यहाँ पर फिक्स्ड है, जो यहाँ पर ऐसा फिक्स्ड है। तो सिंपल सी बात है, और यहाँ पर समझो मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया, यहाँ पर मैंने फोर्स लगा दिया जो ये एरिया के परपेंडिकुलर मैंने लगा दिया है, और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको मैं नाम देता हूं एरिया ए है, एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये फोर्स जो है ये एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं, मान लेते हैं, इसका जरूरत नहीं है, बट एल लेंथ का रॉड है, मान लेते हैं एल लेंथ का रॉड है, ठीक, इसकी जरूरत नहीं है। तो वो बोलना चाहता है कि जब भी आप एक फोर्स लगा रहे होते हो, जब भी आप एक फोर्स लगा रहे होते हो, क्या ये बॉडी जो है खुद अंदर से, एक काम करते हैं, हाँ, बॉडी जो है खुद अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ आर लगाते हैं, एफ आर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, जो ये वाले फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, मतलब इसको मैं अगर समझो अप्लाइड फोर्स लिखूं, अप्लाइड फोर्स से इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, मतलब मैग्नीट्यूड में एफ अप्लाइड आपका इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आर होता है, ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अगर वेक्टरली मुझे लिखना है तो, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, बट क्या डायरेक्शन वाइज दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और ये जो है वो एरिया के नॉर्मली लगता है, और अगर मुझे स्ट्रेस को यहां पर डिफाइन करना है, देन स्ट्रेस इज बेसिकली एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, मैं ऐसा बोल सकता हूं, और ये मेरा डेफिनेशन हो जाएगा स्ट्रेस का। अभी ये जो एफ परपेंडिकुलर जो है ना, इसका अगर मुझे और एक्यूरेट डेफिनेशन लिखना है, मैं लिखूंगा इट इज बेसिकली द एफ रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द यूनिट एरिया, ये होगा मेरा आंसर, ये होगा मेरा आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स ही होना चाहिए, स्ट्रेस के डेफिनेशन में आप कभी भी एफ अप्लाइड नहीं लगा सकते। बट आप बोलोगे सर हमें भी जब भी कैलकुलेशन करते हैं हम एफ अप्लाइड का वैल्यू क्यों लिखते हैं? दैट इज बिकॉज ये देखो, ये वाला जो बंदा है, ये वाला जो पूरा स्टेट, ये जो रॉड है, ये तो पक्का स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ये पक्का स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आप बोल सकते हैं, हाँ जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि हिल नहीं रहा है। अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा नेट फोर्स है वो मेरा जीरो है, यस सर नेट फोर्स मेरा जीरो है, और अगर मेरा नेट फोर्स मेरा जीरो है तो मैं बोल सकता हूं ना कि मेरा एफ आर विल बी इक्वल टू एफ अप्लाइड, हाँ सर ये हम लोग पक्के से बोल सकते हैं। इसके वजह से हम लोग एफ रिस्टोरिंग में हम लोग एफ अप्लाइड लगा देते हैं। बट आपका स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर इसका एसआई यूनिट अगर मुझे लिखना है तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात ये समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग ने ये अच्छे से हम लोग ने समझ लिया स्ट्रेस एग्जैक्टली होता क्या है। अभी हम लोग वापस से एनसीईआरटी में जाएंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये वो बेसिकली वही बोला गया है सब कुछ, और यहाँ पर उन्होंने क्या डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहाँ पर बोला, बहुत आसान इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स आपका MLT-2 हो जाएगा, MLT-2, और एरिया क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा। तो बस L स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? ये ML-1 T-2, यही तो आया हमको। ठीक है, तो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी उन्होंने बोला है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हो सकते हैं। क्या? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हो सकते हैं। क्या क्या देखते हैं? There are 3 ways in which a solid may change in its dimensions when an external force acts on it. Okay. These are shown in बहुत सारे यहाँ पर फिगर गिवन है, और वो फिगर के हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया है? इन्होंने इसको तोड़ दिया है बहुत सारे कंडीशंस में। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक मिनट, हाँ जी देखो इधर, सबसे पहले इन्होंने टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में बात किया है। टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में बात किया है। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। क्या? एक ही कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको यहां पर नीचे लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं, सॉरी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। ये स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा है, मैं बात करूंगा इसके बारे में। बट जो टेंसाइल स्ट्रेस है और कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये जो है, ये दोनों जो है, ये आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में आता है। एक सेकेंड पीपल, हाँ जी, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में आता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के अंदर आता है। अभी हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि
देखो यहां पर है, किधर है, हाँ, अगर एक सिलेंडर को स्ट्रेच कर दिया बाय टू इक्वल फोर्सेस अप्लाइड नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। बेसिकली यहां पर बोला क्या है, एक बार हम लोग नोट में जाते हैं, एक बार अपने नोट्स में जाते हैं। देखो यहां पर ये बोला गया है, यहां पर ये बोला गया है कि देखो अगर समझो, एक सेकेंड अपना थोड़ा सा हाँ जी, इसको थोड़ा सा इधर लेके आ जाएंगे, हाँ जी, नोट्स अपना बन जाएगा ना फिर। अगर समझो यहां पर मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मैंने सिलेंडर ले लिया, ये मैंने सिलेंडर ले लिया ऐसा, और ये सिलेंडर का जो एरिया ए है मान लो, ये एरिया ए मान लो, ये समझो यहां पर मेरा एक एफ अप्लाइड फोर्स लग रहा है, ये मेरा एफ अप्लाइड लग रहा है इधर भी, और इधर भी मेरा एफ अप्लाइड लग रहा है, एफ अप्लाइड लग रहा है, हाँ जी, एफ अप्लाइड लग गया। तो इसके वजह से ये खिंचाव एक पैदा हो रहा है, एक स्ट्रेचनेस पैदा हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। और ये स्ट्रेचनेस की वजह से ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एक इसमें ऐसा खींच रहा हूं तो ऑब्वियसली एक रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ऐसा एक अंदर की तरफ एफ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और ये एफ रिस्टोरिंग मेरे क्या होगा, एफ अप्लाइड के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, इसमें जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। टेंसाइल, टेंसाइल मतलब खींचना होता है, टेंशन में लेके आना, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो रही है यहां पर। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं यही सेम एग्जांपल लूं, एक काम करते हैं, इसको यही एग्जांपल को हम लोग कॉपी कर लेंगे, है ना, कॉपी कर लेंगे, ओके, हाँ जी, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, इसको मैंने रिमूव कर दिया, हाँ जी, ये मैंने रिमूव कर दिया, और इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, और मैंने एरो का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, एरो का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। अभी बेसिकली ये दबेगा, ऐसा एक दब रहा है, एक दबने वाला फोर्स आपने दे दिया जिससे कंप्रेस हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसके टाइम पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो इसको एक काम करते हैं, इसको पूरा रिमूव कर देते हैं, हाँ जी। इसमें आपको क्या होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा एक बाहर की तरफ लगेगा, ऑब्वियसली बात है रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इसमें ये वाले जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, कंप्रेसिव, ठीक है। और ये सब एक लेंथ में जाता है, एक लॉन्जिट्यूडल में जाता है, इसके लिए हम लोग उसको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस आपके दो प्रकार के होते हैं, आपका टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है या आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग को ये बात हम लोग ने समझ ली है, ठीक है, ओके। तो उन्होंने बोला, देखो यहां पर यही बोल रहे हैं दैट टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। हाँ भाई, हम लोग को ये बात समझ में आ गई है। अभी हम लोग स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेन, आपको एक बात समझना है, स्ट्रेन आप एक बार एकदम दिमाग में क्लियर करके रख दो कि जो आपका जो स्ट्रेन होता है, जो स्ट्रेन होता है, ये आपका एक डेफिनेशन होता है, और ये डेफिनेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन को। इट इज बेसिकली चेंज इन डायमेंशन, दैट इज बेसिकली चेंज इन डायमेंशन, मतलब कितना भी चेंज हो रहा है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, कितना अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है स्ट्रेन का मतलब, ठीक है। अभी देखो चेंज इन डायमेंशन मतलब क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो डायमेंशन ही आएगा ना, यहाँ पर कितना हुआ है, और ओरिजिनल डायमेंशन भी डायमेंशन ही आएगा। तो बेसिकली डायमेंशन बाय डायमेंशन है, दोनों यूनिट्स कट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका एक यूनिटलेस चीज आता है, क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यूनिटलेस आपको एक चीज आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। मतलब आपका कितना डायमेंशन चेंज हुआ, मतलब छोटा हुआ बड़ा हुआ, वो कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन, पहले कितना था, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। और ये एक यूनिटलेस चीज आती है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो अभी हम लोग जाएंगे एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि in both the cases there is a change in the length of the cylinder. The change in the length delta L to the original length L of the body is known as longitudinal strain. अभी यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो ये डायग्राम के लिए मैं चाहती हूँ इधर ही लेके आ जाता हूँ। अभी आपको इधर दिख रहा होगा, इधर एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये खिंचावट हो रही है, देखो अभी मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, किधर गया पेन, किधर गया, हाँ जी, यहां पर पहले ओरिजिनल लेंथ में ओजी लेंथ लिख देता हूं। ओजी कितना था, ओजी आपका लेंथ एल था, आपका एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पड़ने के वजह से, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस पड़ने के वजह से आपका न्यू लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो गया। अभी एल प्लस डेल्टा एल मतलब क्या होता है, देखो आपका एल इनिशियल था, मान लो एल इनिशियल था ओजी लेंथ, और फाइनल लेंथ है, वो फाइनल लेंथ जो हुआ ये मेरा एल फाइनल हो गया। मतलब कितना इंक्रीज हुआ होगा, दैट इज डेल्टा एल आपका कितना होगा, एल एफ माइनस एल इनिशियल आया होगा, इतना इंक्रीज हो गया रहेगा ना। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि एल फाइनल मेरा बेसिकली एल इनिशियल प्लस डेल्टा एल हुआ होगा, यही तो है।
यही तो हुआ होगा ना पे टेक्निकली, यही तो हुआ होगा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो आपका जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लो लॉन्जिट्यूडनल जो स्ट्रेन होगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यहां पर मैं लिख देता हूं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा उसको मैं डिफाइन करूंगा चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दैट इज एल इनिशियल, या एल भी आप लिख सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो पहले एल था, अभी एल प्लस डेल्टा एल हो गया, तो कितना चेंज हुआ है? डेल्टा एल चेंज हुआ है। वो ये नहीं बोल रहा फाइनल लेंथ कितना, नहीं नहीं नहीं, डेल्टा एल चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय एल, वो आपका हो गया लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके चलो अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। किधर गया, किधर गया? ओके चलो ये हम लोग को करना है। देखो ये अपना लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इसकी तो बात हो रही है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यही तो लिखा हम लोगों ने, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके, अब इन्होंने ये बोला है कि हाउएवर if two equal and opposite deforming forces are applied parallel to the cross sectional area of the cylinder as shown, there is a relative displacement between the opposite faces of the cylinder and the restoring force per unit area developed due to the applied tangential force is known as tangential shearing stress। अब ये क्या बोल दिया, मतलब भगवान जाने। देखो मैं बताता हूं एग्जैक्टली इसने क्या बोला है, इसके लिए हम लोग इसको लेके आएंगे ये वाले इसमें, ये वाले इसमें, ये वाला डायग्राम में। तो इट्स बेसिकली समझो आपके पास यहाँ पर एक सिलेंडर था जिसका जो परपेंडिकुलर हाइट है वो लेंथ एल है। हम लोग ने क्या कर दिया, यहां पर हम लोग एक बुक का एग्जांपल ले सकता, अभी आप मेरे पास एक यहाँ पर एक बुक नहीं तो मैं आपको दिखा दे सकता था। देखो जब भी आपका बुक होता है, आप ऊपर का सरफेस में आप एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो, अपर सरफेस आगे चला जाता है और नीचे का सरफेस उधर ही चिपका रहता है। बात तो सही है, ऐसा चला जाता है ना। देखो यहाँ पर ये बुक का केस है, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया बट ये तो इधर ही है, ये आगे चला जाता है। तो यही वाला केस यहाँ पर हो रहा है, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ पर मैंने ऐसा एक फोर्स लगाया, देखो ऐसा एक फोर्स लगाया, एक सेकंड पीपल, हाँ जी, ऐसा एक फोर्स लगाया जो मेरा क्या है, पैरेलल टू द सरफेस है और टेंजेंशियल टू द सरफेस है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जब मैंने ऐसा लगाया, ऊपर का वाला चीज रिलेटिवली डिस्प्लेस होगा, ये अभी तक इधर चिपका हुआ है। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ यहां से, ये डेल्टा एक्स यहां से इतना डिस्प्लेस हुआ है। और ये ऑब्वियसली बात है, यहां पर एक थीटा एंगल बना रहा होगा, ये थीटा एंगल बना रहा होगा। मुझे यहां पर टैन थीटा निकालना है, मुझे यहां पर क्या निकालना है, टैन थीटा कितना आएगा। व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा इज बेसिकली ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ये हो जाएगा ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये मेरा ऑपोजिट है और ये मेरा लेंथ एल है, ये मेरा लेंथ एल है। तो मुझे टैन थीटा क्या आ रहा है, दैट इज डेल्टा एक्स बाई एल। एंड ये एक्चुअली बेसिकली मेरा शेयरिंग स्ट्रेन या क्या बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेन आ जाता है। यही मेरा आ जाता है शेयरिंग स्ट्रेन आ जाता है, शेयरिंग स्ट्रेन ये आ जाता है, शेयरिंग स्ट्रेन। और अगर मुझे टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस को मुझे डिफाइन करना है, इट इज बेसिकली मेरा फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। कितना फोर्स लग रहा था कितने एरिया में, ये फोर्स किधर लग रहा था, ये पर्टिकुलर एरिया में लग रहा था ऐसा, वो कितना एरिया कैलकुलेट करो तो आपको अपना टेंजेंशियल स्ट्रेस मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखो ये टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस की बात हो रही है। तो अभी आप ध्यान दो, यहां पर ये जो थीटा होता है ना, यहां पर ये जो थीटा होता है, ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल। तो अब डायरेक्टली आपने ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से पढ़ा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आप डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल लिख सकते हो टैन थीटा के केस में। तो आपको थीटा का वैल्यू भी आपको यहां पर मिल चुका है, दैट इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है चलो, ओके 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 ओके, चलो 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 चलो, हाँ ये देखो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर यही बोला है। अभी हम लोग बात करेंगे ये वाले केस के एग्जांपल, डी वाले एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। चलो, उन्होंने बोला है कि अ सॉलिड स्फीयर प्लेस्ड इन द फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर इज कंप्रेस्ड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल साइड्स। The force applied by the fluid acts in perpendicular direction at each point of the surface, and the body is said to be under hydraulic compression, and this leads to decrease in volume। किधर गया नेक्स्ट लाइन इधर है हाँ, डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, अरे ओके, अरे हाँ जी, डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल शेप। अच्छा, यहां पर अभी क्या बोला गया मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा भारी है। इट्स बेसिकली समझो ऐसा कुछ हुआ है कि समझो कि यहां पर मेरे पास एक ये ऐसा एक सॉलिड है जिसका वॉल्यूम भी है, कुछ तो वॉल्यूम भी है, और अंदर मान लेता हूं मैं प्रेशर कुछ तो P1 है, P1 कुछ तो प्रेशर है, बाहर ये P2 प्रेशर में है, ठीक है, बाहर कुछ तो P2 प्रेशर में, ये समझो कुछ तो फ्लूइड के अंदर है, ऐसा कुछ तो फ्लूइड के अंदर है P2 प्रेशर में, और मैं मान के चल रहा हूं मेरा P2 मेरा ज्यादा है मेरे P1 से,
ऑब्वियस सी बात है P2 ज्यादा होने की वजह से यहां पर एक फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स रहेगा सब जगह इक्वल रहेगा। ये इधर F रहेगा, 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 और ये सारे फोर्सेस क्या होंगे, ये परपेंडिकुलरली लगेंगे एरिया से, हर जगह ये F लगेगा। ये F लगने की वजह से अंदर कम प्रेशर होने की ये पचकना शुरू कर देगा, इसका वॉल्यूम घटना शुरू कर देगा। बेसिकली ये थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम में ऐसा कुछ हो जाएगा, थोड़े टाइम में ऐसा कुछ हो जाएगा, थोड़े टाइम में ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियस ही बात है ना, कुछ तो चेंज इन वॉल्यूम यहां पर हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम हुआ है। तो अगर मुझे यहां पर ये वॉल्यूम स्ट्रेन की अगर मुझे बात करना है, अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेन की मैं बात करूं, तो मैं क्या करूंगा, चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ रहेगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल अपना बी था, तो ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया, ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी हम लोग इसके स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। देखो अभी मतलब मैं देखो ये वाला डायग्राम मैं आपको लेकर जाता हूं, ये सेम है, मतलब ऑब्वियसली मैंने ये सेम चीज बनाई है। तो देखो ये इतना था, ये चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी यहां पर हुआ है, ये आपको इतना इधर से फोर्स लगता है बैठ रहा और ये ऐसा पचक गया है। तो बेसिकली यहां पर यही बात हो रही है, यहां पर यही बात हो रही है। ओके, उन्होंने क्या बोला कि द बॉडी डेवलप्स इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्सेस अप्लाइड बाय द फ्लूइड एंड द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोल सकते हो, एंड इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाइड्रोलिक प्रेशर पर यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन की बात हो रही है, जो मैंने पहले से आपके लिए डिस्कस मैंने यहाँ पर करके रखा है। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन के यहाँ पर मैंने बात कर ली है सिंस द स्ट्रेस। ठीक है, ओके चलो अभी हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ, अभी हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आपके एग्जाम रिलेटेड। हुक्स लॉ यहाँ पर, ये हुक्स लॉ भाई जान ने क्या बोला, हुक्स लॉ बेसिकली बताता है दैट स्ट्रेस, एक मिनट पीपल, हाँ जी, एक दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहां पर बोला गया है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन यहां पर बोला गया है। ये क्या ये कंडीशन हमेशा ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं है। यहां पर आप साइड में लिख के रखो ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट, ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अभी इलास्टिक लिमिट क्या होता है हम लोग ध्यान देंगे, इलास्टिक लिमिट ध्यान देंगे क्या होता है। ये लॉ हमेशा वैलिड नहीं है, इट इज ओनली वैलिड टिल इलास्टिक लिमिट, बट नहीं तो इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप इतना समझ के रखो, स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस घटेगा स्ट्रेन कम होगा, बस इतना ध्यान देना है। अभी हुक्स लॉ तो यही हुआ, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उन्होंने बोला that stress and strain take different forms in the situation depicted. For example, for small deformations, the stress and strain are proportional to each other, and this is known as Hooke's law. मतलब अगर मुझे थोड़ा और अच्छे से इसको लिखना है, इसको जो अच्छे से लिखेंगे दैट इज बेसिकली, अगर समझो मैं हुक्स लॉ यहां पर बोलना चाहता हूं, हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ यहां पर बोलता हूं। ठीक है, चलो हुक्स लॉ हम लोग समझते हैं। हुक्स लॉ क्या बताता है, दैट हुक्स लॉ बताता है दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है यहां पर। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पर लिख दूंगा, ये अल्फा को निकाल दूंगा, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को साइन को निकाल दूंगा, दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू सम के टाइम्स इनटू स्ट्रेन, सम के इनटू स्ट्रेन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो मैं स्ट्रेन को इस तरफ लेके आ रहा हूं, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के आ रहा है, और ये चीज को, ये के को हम लोग को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये आपके बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इसके हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे, एक्चुअली बहुत प्रकार होते हैं बट अभी के लिए तो हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन का जो रेशियो आता है उसमें आपको एक कांस्टेंट आता है और वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये हर क्या बोलेंगे, हाँ, हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल के लिए यूनिक एंड कांस्टेंट होता है, मटेरियल डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, मटेरियल डिपेंडेंट होता है। अब कैसे डिपेंड करते हैं हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने ये बोला था कि स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक होता है, इसमें आंसर होता है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इलास्टिसिटी के डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे, हम लोग को पता है कि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने उस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म होगा, एज सुन एज मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। प्लास्टिक के केस में, अगर समझो रबर के केस में क्या हो रहा है कि रबर के केस में अगर मैंने उसमें स्ट्रेच कर लिया तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेच हो जाएगा, मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया, ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। बट ऐसा हो सकता है कि वो पूरी तरह से ओरिजिनल पोजीशन में ना आ जाए, वो थोड़ा और स्ट्रेच ही बैठ जाए हमेशा हमेशा के लिए, डिफॉर्म्ड हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। बट स्टील के केस में अगर आपने इसमें फोर्स लगाया है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो डिफॉर्म हो रहा है, आई अग्री हो रहा है, बट अगर आपने इसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा कि वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। ठीक है,
ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग ने समझ लिया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। तो देखो ओके, तो यहाँ पर यही बोला है, यहाँ पर यही बोला है कि दैट दिस के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरली जेई एडवांस तक का इसमें एक सवाल आ चुका है, जेई एडवांस बहुत ब्यूटीफुल सवाल बन चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेसिकली हम लोग एक मटेरियल के लिए देखते हैं, मटेरियल के लिए देखते हैं, हर मटेरियल का अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, बट सब लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कर्व का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक मटेरियल का हम लोग लेंगे और इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आपने स्ट्रेस को जो है आपने इसको आपने y एक्सिस में ले लिया है और स्ट्रेन को आपने x एक्सिस में ले लिया है, और अभी हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो उन्होंने बोला the relation between the stress and the strain for a given material under tensile stress can be found experimentally. In a standard test of tensile properties, a test cylinder or a wire is stretched by an applied force. ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग को स्ट्रेच करना पड़ेगा तो अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ भाई। The fractional change in length and the applied force needed to cause the strain are recorded. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं और उन लोग ग्राफ में इसको प्लॉट करते जा रहे हैं कि स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना हो रहा है, और उसके हिसाब से उन्होंने कुछ तो स्टडीज यहाँ पर करने वाले। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टू, अरे एक सेकेंड, हाँ जी, अ ग्राफ इज प्लॉटेड, एक सेकेंड, हाँ जी, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। A typical graph for a metal is shown in figure this. ठीक है, अभी देखो ये क्या होने वाला है, ये ग्राफ को हम लोग पूरा इसका कुंडली निकालने वाले हैं, ये ग्राफ का पूरा कुंडली निकाल देंगे, ठीक है। चलो किधर गया, हाँ भाई, हाँ भाई, ओके ओके। देखो यहाँ पर यही बोला गया है कि देखो कि मैंने जो बोला सेम चीज रिपीट हो रही है, दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स वेरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, ऑब्वियसली क्योंकि सारे मटेरियल्स का अलग स्ट्रेस मिलेगा, बट सबका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सेम होगा ऑलमोस्ट। These curves help us to understand क्या understand how a given material deforms with increasing loads from the graph। अच्छा अभी हम लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, ये आपका ग्राफ आई होप सो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अभी देखो ये ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये ग्राफ, देखो ये ग्राफ ऐसा कुछ है कि आपके पास ओरिजिन में यहाँ पर एक O पॉइंट है, फिर आपके पास एक A पॉइंट है, फिर एक B है, C है, D है, E है। आपको बेसिकली हर एक रीजन को स्टडी करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को स्टडी करो, हर एक रीजन को स्टडी करो, आपका ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या आपको बात समझ में आ रही है, हर एक रीजन को क्या नाम दिया है, हर एक पॉइंट को क्या नाम दिया और क्यों नाम दिया है, और वो रीजन या वो पॉइंट में क्या ऐसा होता है वो आपको ध्यान देना है, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाएगा। एक एक करके समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। उन्होंने बोला कि सबसे पहले OA में आपको नोटिस करना है, दैट इज फ्रॉम द, ठीक है, अलग कलर से कर लेता हूं, अलग कर से कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट इन द रीजन बिटवीन O to A द कर्व इज लीनियर। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, देखो सिंपल सी बात है। देखो यहां पर सबसे पहले नोट पे चले जाता हूं मैं, सबसे पहले देखो यहां पर आपको समथिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दिखा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन यहां पर दिख रहा है। और मैंने यहां पर क्या बोला है, एक मिनट, हाँ मैंने यहां पर क्या बोला है कि ये बस कब तक फॉलो होगा, जब तक इलास्टिक लिमिट क्या हो, इलास्टिक लिमिट में ही फॉलो होता है ये, इलास्टिक लिमिट में। बट इलास्टिक लिमिट में अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा, वो लीनियर आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ऑब्वियस सी बात है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मेरा मतलब क्या होता है, एक लीनियर आएगा मुझे, है ना। तो उसमें मुझे क्या दिख रहा है, ये वाले ग्राफ में O से लेके A रीजन तक आपको एक लीनियर ग्राफ दिख रहा होगा। इसका मतलब है ये O से लेके A तक मेरा हुक्स लॉ ओबे होता है। यहां पर मेरा क्या होता है, एक मिनट, हाँ ये वाले रीजन में मेरा हुक्स लॉ मेरा ओबे होता है, हुक्स लॉ मेरा ओबे होता है, हुक्स लॉ मेरा ओबे होता है ये वाले रीजन में, O से लेके A के बीच में। अभी आपको एक बात ध्यान देना है, अगर मेरा O से लेके A रीजन में, अगर समझो मैंने स्ट्रेस में बढ़ाते जा रहा हूं, स्ट्रेस बढ़ाते जा रहा हूं, ऑब्वियसली मेरा स्ट्रेन बढ़ते जाएगा। बट अगर समझो एज सुन एज O और A के रीजन के बीच में मैंने स्ट्रेस को छोड़ दिया, मैंने स्ट्रेस को जीरो कर दिया, मैंने फोर्स लगाना छोड़ दिया, ये वापस से अपना ओरिजिनल पोजीशन O में आ जाएगा। मतलब ये डिफॉर्म नहीं होगा, जितना उसका ओरिजिनल था वो वापस से वो ओरिजिन में आ जाएगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है, क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोला है, इन दिस रीजन हुक्स लॉ इज ओबेड, ओके। The body regains its original dimensions when the applied force is removed, and in this region the solid behaves as an elastic body। तो हम लोग को ये बात समझ में आ रही है, ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस सर हम लोग बात समझ में आ रही है। हम आगे बढ़ सकते हैं, हम लोगों ने OA रीजन को तो बेसिकली कवर कर लिया, अभी बाकी का रीजन को कवर करते हैं, ठीक है चलो। ओके ओके, तो
अभी हम लोग बात करें ए से लेके बी के बारे में। ए से लेके बी तक का रीजन क्या है वो हम लोग बता रहे हैं। इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी वाला कौन सा रीजन है, देखो एक बार देख लो, जैसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मन में और अपने साइड में एनसीईआरटी बुक खोल के रखो, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। अभी हम लोग ए से बी हम लोग बात करने वाले हैं। अभी आपको दिख रहा है, अभी आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दिख रहा है कि ए से लेके बी में यहां पर आपका नॉट लीनियर ग्राफ है, नॉन लीनियर ग्राफ है, नॉट लीनियर। मतलब नॉट लीनियर मतलब क्या है, यहां पर अभी हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब स्ट्रेस आपका स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ए से बी आपका इलास्टिक लिमिट में नहीं आता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बट इसमें एक बहुत अच्छा कंडीशन है जो आपको ध्यान देना है। वो कंडीशन क्या है कि अगर समझो ये ए और बी के बीच में भी अगर मैंने अपना स्ट्रेन छोड़ दिया, मैंने अपना फोर्स छोड़ दिया, ये वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ ओ में आ जाएगा, जीरो में आ जाएगा। मतलब ये अभी भी डिफॉर्म नहीं हो जाएगा पूरी तरह। इवन दो हुक्स लॉ यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है, इलास्टिक लिमिट के बाहर आ चुका है, बट फिर भी अगर आपने फोर्स छोड़ दिया, ये वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। ए से लेके बी तक आपको ये ध्यान देना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि देखो यहां पर इन्होंने बोला कि ठीक है, अलग इसमें से करता है दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। हमको दिख रहा है क्योंकि हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है यहां पर। नेवरदलेस द बॉडी still returns to its original dimension when the load is removed या the force applied force is removed। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मैंने यही चीज आपको मैंने रिपीट किया। The point B in the curve is known as the yield point or also known as the elastic limit। मतलब ये वो लिमिट है जहां तक अगर आप अपना फोर्स रिमूव करोगे, ये वापस से अपने ओरिजिनल डायमेंशन तक पहुंच जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये इलास्टिक लिमिट को एक और नाम गिवन है, दैट इज यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट आपका सेम चीज होता है। एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और ये इसको हम लोग सिग्मा वाई से डिनोट करते हैं ऑफ द मटेरियल। सिग्मा वाई क्यों? क्योंकि हम लोग ने स्ट्रेस को वाई एक्सिस में डिनोट किया है। तो सिग्मा वाई इज नोन एज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मतलब जहां तक उसका इलास्टिक लिमिट आपका फॉलो होता है, उसको हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है? ठीक है, तो ए से लेके बी तक का रीजन भी हम लोग ने समझ लिया है। हम लोग ने इलास्टिक लिमिट समझ लिया, हम लोग यील्ड पॉइंट समझ लिया, और फिर हम लोग ने यील्ड स्ट्रेंथ भी हम लोग ने यहां पर समझ लिया है। ठीक है पीपल, आगे बढ़ते। अभी इन्होंने क्या कर दिया, अभी हम लोग बी से आगे बढ़ रहे। चलो हम लोग ग्राफ में आ जाते। हम लोगों ने ओ से लेके ए तक कर लिया, फिर ए से लेके बी तक कर लिया। अभी हम लोग बी से लेके सी तक का बढ़ रहे हैं। अगेन हमको दिख रहा है कि बी से लेके सी अगेन अपना लीनियर वाला नहीं है, हुक्स लॉ यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है, क्योंकि अगर आपको दिख रहा होगा सी से अगर आप एक लाइन मार रहे हो, वो यहां पर आके कुछ तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, आपको डिफॉर्मेशन हो जाएगा। देखते क्या होता है। देखो अलग कलर ले लेता हूं जिससे कि हमको पता चले कि हम लोग कुछ अलग अलग कर रहे हैं, है ना। देखो उन्होंने बोला कि लोड को अगर मैंने और इंक्रीज कर दिया फर्दर, द स्ट्रेस डेवलप एक्सीड्स द यील्ड स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली इवन फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। यहां पर क्या बात हो रही है, देखो अगर मैंने थोड़ा सा भी मैंने यहां पर, अगर मैं एक काम करता हूं, थोड़ा मार देता हूं लाइन से, मैंने थोड़ा सा भी किधर गया ये स्ट्रेस, हाँ थोड़ा सा भी मैंने स्ट्रेस मैंने स्ट्रेस बढ़ा दिया, मेरे को एक बहुत बड़ा देखो स्ट्रेन मिल रहा है। देखो मैंने स्ट्रेस बहुत छोटू बढ़ाया, मैंने बहुत छोटू बढ़ाया, बट मुझे उसके लिए स्ट्रेन मुझे बहुत बड़ा मिल रहा है यहाँ पर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा भी फोर्स लगा कि मुझे स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है, मेरा चेंज इन डायमेंशन मेरा ज्यादा हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हम लोग को एक बात समझ में आ गई है। और उन्होंने बोला कि ये पोर्शन में द पोर्शन ऑफ द कर्व बिटवीन बी एंड डी शोज दिस। मतलब बी और डी के बीच में, बी और सी भी नहीं, बी और डी के बीच में जो है ये वाला प्रॉपर्टी शो करता है। When the load is removed, say at some point C between B and D, the body does not regain its original dimension। मतलब ये permanently deform हो चुका है। अगर आप ध्यान दोगे वो यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि समझो B और D के बीच में अगर आपने पॉइंट C पे आपने अपना क्या फोर्स छोड़ दिया, तो ये वापस से जाके जीरो में नहीं, ये वापस से जाके थोड़ा इसका इधर डिफॉर्मेशन हो चुका है। ये बेसिकली ये जो दिखा रहा है ना, ये जो दिखा रहा है ये है आपका डिफॉर्मेशन, ये है आपका डिफॉर्मेशन। क्या ये बात चमका? ये वापस से जीरो में नहीं, वापस से जीरो से थोड़ा अलग पॉइंट में जा चुका है। ये मतलब डिफॉर्म हो चुका है क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट से बाहर आ चुका है। इसके पास और दम नहीं है ये वापस से अपना इलास्टिक लिमिट के आ जाए, सॉरी इलास्टिसिटी रीगेन करे। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि
इन दिस केस आपका स्ट्रेस जीरो है, आपका स्ट्रेन आपका जीरो नहीं है, क्योंकि आपका ऑब्वियसली वो इलास्टिक लिमिट टूट चुका है, डेल्टा एल हमेशा भी रहेगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका है। द मटेरियल इज सेड टू हैव अ परमानेंट सेट या परमानेंट डिफॉर्मिटी। द डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि प्लास्टिसिटी क्या था कि आपने इसमें फोर्स लगाया, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ नहीं पा रहा है फोर्स निकालने के बाद भी। The point D on the graph is called as the ultimate tensile strength of the material. Ultimate tensile strength of the material मतलब C पॉइंट के बाद जो D में सा एक हिल दिख रहा था ना, हिल मतलब यहां पर इज बेसिकली यहां पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस लग चुका है। देखो ये वाले पॉइंट में आपका मैक्सिमम स्ट्रेस लग चुका है, मैक्सिमम स्ट्रेस लग चुका है, और ये आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हम लोग यहां पर बोलते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल यहां पर बोल चुके हैं। देखो of the material. Now, beyond this point, additional strain is produced even by a reduced applied force and the fracture occurs at point E. पॉइंट ई को हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ई को फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। जैसे आपने नाम सुन रहा है, जैसे नाम सुन रहा है फ्रैक्चर पॉइंट मतलब वो चीज टूट जाती है या वो चीज ब्रेक हो जाती है, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। तो इवन इफ अगर आप ध्यान दोगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हो रहा है। क्या फिनोमिनन हो रहा है? इवन इफ मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जो स्ट्रेस है वो मेरा कम हो रहा है। देखो मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, बट मेरा क्या है, मेरा स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है। मैंने मेरा अपना स्ट्रेस कम कर दिया, बट फिर भी मेरा स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? समझ में आ रही है? तो ये ग्राफ का पूरा कुंडली यहां पर हम लोग ने निकाल दिया है। तो इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अरे एक मिनट, हाँ जी, इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट D and E are close, the material is said to be brittle. If they are far, they are said to be ductile. अच्छा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वाला आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन लोग बोलेंगे कि उन लोग थोड़ा ग्राफ दे देंगे और वो ग्राफ देके उन लोग बोलेंगे कि ये मटेरियल डक्टाइल है या ये मटेरियल ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब क्या है? ब्रिटल मतलब क्या है? जो आसानी से टूट सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? डक्टाइल मतलब जिसको आसानी से वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बीटन इनटू थिन वायर्स, मतलब उसका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। तो अगर डी और ई पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट की बात कर रही है, दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट, दैट इज ये वाला पॉइंट, ये डी और ये ई के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस कम है तो वो ब्रिटल है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी अच्छे से हम लोग ने यहां पर समझ लिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी अच्छे से यहां पर हम लोग ने समझ लिया है। ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे, अगर अब ये उन्होंने एक एक्चुअली आप बायोलॉजी स्टूडेंट उसके लिए मैं बोल रहा हूं, ये एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका आयोटा का है। आयोटा दैट इज कौन सा है? ये आपका बेसिकली जो लार्जेस्ट वेसल होता है हार्ट का, वो उसका होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अगर आप इधर देखोगे, ये तो हुक्स लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ये थोड़ा क्या है, क्वाड्रेटिक थोड़ा फॉलो कर रहा है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक बिहेवियर शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपका, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एक छोटे से देखो, अगर आप देखोगे आपका स्ट्रेस आपका बढ़ते जा रहा है, आपका स्ट्रेन आपका क्या प्रोपोर्शनल नहीं है। ऑब्वियसली बात है यार, हार्ट आपका इतना काम करता है, स्ट्रेस आपका स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो क्योंकि वो तो एक्सपांड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको इसमें ऐसा एक प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं देख सकते, आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन है। ओके, यहां पर वही बोला गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सारे मटेरियल के लिए अलग होता है। फॉर एग्जांपल, रबर कैन बी पुल्ड टू सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो यहां पर रबर का जो डी और ई पॉइंट रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? It shows that stress strain curve for the elastic tissue of an iota present in the heart. Note that although elastic region is very large, the material does not obey Hooke's law over most of the region, obviously. Secondly, there is no well-defined plastic region. Substances like tissue of iota, rubber, which can be stretched to cause large strains, are called elastomers. यहाँ पर हम लोग एक चीज की बात कर रहे हैं, elastomers की बात कर रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्लास्टिक रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऑब्वियसली बात है यार, अगर अपना आयोटा जो हार्ट का जो आर्टरी है, वो अगर एक प्लास्टिसिटी अगर दिखा था, तो सिंपली बात है यार, वो तो मतलब हमेशा चौड़ा हो जाता, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता ही नहीं, और ये तो अपने लिए प्रॉब्लम होता है, अपना बीपी अपना सब लो हो जाता, हम लोग मर ही जाते, टेक्निकली मर ही जाते। तो उसकी वजह से ऐसे मटेरियल्स को, रबर टिश्यू हो गया, अपना हैंड का टिश्यू, अपना स्किन भी तो स्ट्रेच होता है, ऐसा नहीं है ना स्ट्रेच होने के बाद करके चला जाता है, बट हाँ बुढ़े होने के बाद उसका इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी चला जाता है, वो अलग बात है वो। तो ये ऐसे सब प्रॉपर्टीज को, ऐसे सब मटेरियल को जिसके पास प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, या बहुत ही वेल डिफाइंड बिल्कुल है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलास्टोमर्स बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये बात समझ ली है। ठीक है पीपल, आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक सेकेंड, अरे यार जो, हाँ जी, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ा जाए।
अभी हम लोग बात करते हैं इलास्टिक मोलिडिटी की। अभी हम लोग या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेसिकली ये क्या है आपका, ये आपका बेसिकली स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की बात होने वाली है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और ये कितने टाइप के हो सकते हैं हम लोग उसकी बात करने वाले, इज इक्वल टू के। यहाँ पर ये के की बात होने वाली है, के की बात होने वाली है, ठीक है। तो चलो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले यंग्स मॉड्यूलस के बारे में, जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस क्या है, देखो यंग्स मॉड्यूलस इज बेसिकली आपका द रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलूंगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। तो अगर मुझे इधर डिफाइन करके लिखना है तो यहां पर मैं बोलूंगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, एफ डिवाइडेड बाय ए, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया मेरा यंग्स मॉड्यूलस, ये हो गया मेरा यंग्स मॉड्यूलस। और ये हर मटेरियल के लिए आपका अलग होता है, हर मटेरियल का अलग होता है। क्या आपको एक फॉर्मूला समझ में आ गया है? देखो इन्होंने भी वही किया है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगेन यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, ये तो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डेल्टा एल बाई एल। तो एफ डिवाइडेड बाय, अगेन इसमें आपको क्या आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ रहा है। अगेन वही जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, के का वैल्यू भी यही आ रहा था, तो ऑब्वियसली यंग्स मॉडुलस का भी यही आना चाहिए, है ना। अच्छा, अभी यहां पर मैं आपको ये वाला टेबल मैं आपको बताना चाहता हूं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये समझते हैं। आपको इतना बात समझ लो, यंग्स मॉडुलस जिसका ज्यादा होगा, यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। इलास्टिक मतलब क्या? फोर्स लगाओ, फोर्स मूव कर दो, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेके आने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दोगे, एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस 70 इंटू 10⁹ है, तो ये सब 10⁹ के पावर्स में है। 70 है, कॉपर का 110 है, स्टील का 200 है। तो अगर आप देखोगे इनका, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। तो यहां पर अपना स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा कॉपर से और आयरन से, और सबसे ज्यादा कम आपका एल्यूमिनियम होता है मेटल्स के केस में। बट अगर आप बाकी सब चीजें देखोगे, अगर सबसे कम यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे कम आपका दिख रहा है पॉलीस्टीरीन का। तो बेसिकली वो इलास्टिक है ही नहीं ज्यादातर, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रेंथ भी अगर आप देखोगे, ईल्ड स्ट्रेंथ भी देखोगे, तो अगर आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको यहाँ पर क्या आ रहा है कि जितना आपका यंग्स मॉडुलस है उतना आपका ईल्ड स्ट्रेंथ आपको बढ़ते जा रहा है, आपको यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है पीपल। तो ये हम लोग ने बात समझ ली है, एक टेबल है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वैल्यूज याद रहेंगे, बट एक बात ध्यान देना है, यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा इलास्टिसिटी उतना ज्यादा। क्या आपको बात समझ, ठीक है? क्या आपको ये बात चमका? ओके चलो, तो ये हम लोग ने टेबल भी हम लोग ने कवर कर लिया है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर ये बेसिकली उन्होंने वही बोला है कि जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस है, इतना ज्यादा यंग्स मॉडुलस उतना ज्यादा इलास्टिसिटी होगा। तो बेसिकली ये वाले पोर्शन में भी उन्होंने यही बोला है, और ये एक बहुत बहुत ही चिंदी सा सवाल है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने, अरे एक सेकंड, ये क्या हो गया, अरे रे रे रे, ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड तो रिलोड कर लेता है। वो बीच बीच में शायद इसका नेट गया होगा, है ना, नेट गया होगा। ओके, कोई इशू नहीं, हाँ जी, आ गया वापस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm, तो 10 mm को कन्वर्ट कर दो मीटर में, लेंथ आपका 1 मीटर है, और यहाँ पर इन्होंने फोर्स बोला, अप्लाइड फोर्स 100 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दो। उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से एरिया निकल गया, फोर्स पता है, स्ट्रेस हो जाएगा। एलोंगेशन बोला, दैट इज बेसिकली डेल्टा एल बोला है, डेल्टा एल कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टील रॉड बोला है, स्टील रॉड का यंग्स मॉडुलस पता है, बात खत्म। एंड स्ट्रेन ऑन द रॉड, स्ट्रेन भी निकाल सकता है यार, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, यंग्स मॉडुलस उनको गिवन है, बस बात खत्म यार। इतना क्या था, ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। देखो कितना आसान क्वेश्चन, एफ डिवाइड बाय ए, स्ट्रेस निकल गया, एलोंगेशन उन्होंने बोला डेल्टा एल निकल गया, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल होता है, वो भी निकल जाएगा, बात खत्म यार। इसमें क्या ही था क्वेश्चन, छी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ही सब क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है ना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है यार, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपका एक अलग सा यहाँ पर एक पीवाईक्यू सीरीज लेके आ जाऊंगा, अलग सा पीवाईक्यू सीरीज लेके आ जाऊंगा। बट अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी खत्म करना है। अभी हम लोग बात करते हैं शेयर मॉडुलस के बारे में। शेयर मॉडुलस मतलब क्या, जो आपका शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन था, उसको हम लोग समझने वाले, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस क्या आता है, एफ डिवाइडेड बाय ए, तो होल डिवाइडेड बाय शेयर मॉडुलस, दैट इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका शेयर मॉडुलस, ये हो जाएगा शेयर मॉडुलस आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यही है, देखो मैंने यही लिखा हूं, मैं यही तो मैं लिखा हूं।
और देखो अभी देखो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल को मैंने यहां पर पहले डिफाइन करके रखा था, पहले से डिफाइन करके रखा था कि थीटा आपका डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल हो जाता है, ये हो जाता है। तो आप डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल को क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू थीटा, ये भी तो लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो। हाँ सर हम लिख सकते हैं। तो हम लोग को एक और यहाँ पर अपने को फॉर्मूला मिल चुका है, ये बेसिकली वही है, ये बेसिकली आपका वही है। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली वही है, ये बेसिकली वही है। अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको गिवन है। फॉर मोस्ट मटेरियल्स आपका जो शेयर मॉड्यूलस है और यंग्स मॉड्यूलस में आपका एक ऐसा रिलेशन आता है दैट शेयर मॉड्यूलस जी से डिनोट करता है इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 3, मतलब यंग्स मॉड्यूलस का 3 हिस्सा। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस का 3 हिस्सा, ये 1/3 ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज बेसिकली आपका शेयर मॉड्यूलस आपका हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप यूज कर सकते हो। ये आपका अगेन आपका यहाँ पर बहुत सारा शेयर मॉड्यूलस आपका गिवन है, शेयर मॉड्यूलस आपका गिवन है। ठीक है, चलो ओके अभी हम लोग बात करते हैं बल्क मॉड्यूलस के बारे में। बल्क मॉड्यूलस के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। देखो अभी यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस में मुझे आपको एक चीज बताना है, एक चीज आपको बताना है। बल्क मॉड्यूलस में, बल्क मॉड्यूलस मतलब क्या हो जाएगा, बल्क मॉड्यूलस को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, बल्क मॉड्यूलस को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, बी से। बल्क मॉड्यूलस मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, यही हो जाएगा, या हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा मेरा F डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाई B। अच्छा अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डेल्टा V बाई B में एक्चुअली ना टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग एक नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं। अभी आप बोलोगे नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो आपका वॉल्यूम घटेगा। क्यों, देखो ना फोर्स लग रहा है तो ये वॉल्यूम घट रहा है ना, तो डेल्टा वी क्या होगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल होगा, बी फाइनल का वॉल्यूम ऑब्वियसली मेरा कम होगा। तो ये जो पूरा जो चीज है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, हम लोग को नेगेटिव क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो हमने फॉर्मूला में एक नेगेटिव चीज डाल दिया जिससे कि ये पूरा चीज पॉजिटिव हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और F डिवाइडेड बाय A मेरा क्या होता है, बेसिकली मेरा फ्लूइड्स के केस में मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्रेशर होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं इट इज बेसिकली मेरा माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, ऐसा लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा बल्क मॉड्यूलस, ये हो जाएगा मेरा बल्क मॉड्यूलस। और एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, एनसीईआरटी में भी यही लिखा, देखो ये आ गया एनसीईआरटी में। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इन्होंने यही बोला, देखो द नेगेटिव साइन इंडिकेट द फैक्ट दैट इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस इन वॉल्यूम, तो पी को पॉजिटिव रखना है, सबको अगर पॉजिटिव रखना है तो हम लोगों ने वो सब किया, बेसिकली वही लिखा, कुछ ज्यादा अपना दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। हाँ जी, ओके 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 ठीक है। अच्छा अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी, और उसको हम लोग छोटे के से डिनोट करता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई B हो जाएगा। ठीक है, ये अपने छोटा छोटा चीज है जो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली फॉर्मूला तो वही करना है आपको, रेसिप्रोकल लेना है आपको, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है पीपल, ठीक है चलो इसको हम लोग बात समझा, हम लोग ने बल्क मॉड्यूलस को भी हम लोग ने बात समझ लिया है। देखो ज्यादातर आपका यंग्स मॉड्यूलस में क्वेश्चन आने वाला है, यंग्स मॉड्यूलस में क्वेश्चन आने वाले, देखो ये वाले टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अगर स्ट्रेस है मेरा टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस है या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है, ऑब्वियसली सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, हम लोग स्ट्रेस को यहाँ पर टेंसाइल या कंप्रेसिव को सिग्मा से डिनोट करते हैं एफ बाई ए। यहाँ पर अगेन आपका 2 इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल टू द सरफेस लग रहा है, यहाँ पर कंप्रेसिव हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है, और आपका एलोंगेशन होगा या कंप्रेशन हो जाएगा। और अगर आपका इसमें ऑब्वियसली बात है कि आपका शेप यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है, एक मिनट रुको, बात तो सही है कि यहाँ पर आपका शेप चेंज हो जाएगा, लंबा हो जाएगा नहीं तो कंप्रेस हो जाएगा, बट वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप 1 लीटर वाले पानी को कुछ भी शेप दे दो हमेशा तो वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा ना, सिंपल सी बात है। मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस हो जाएगा आपका वही, ये तो आप कर सकते हो, हमने ये फॉर्मूला दिखाया है, इसको यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं और इसको हम लोग सॉलिड के लिए यूज करते हैं। वैसे अगर हम शेयरिंग की बात करें, अगेन शेयरिंग में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू ऑपोजिट सरफेसेस, ऑब्वियसली वो बुक वाला एग्जांपल आपका यहाँ पर शेयरिंग क्या आता है, थीटा आ रहा है, थीटा इज बेसिकली क्या आ रहा है आपको, एक मिनट, हाँ जी अच्छा हाँ, थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपना था, डेल्टा एक्स बाय एल आ रहा था यहाँ पर, है ना, डेल्टा एक्स बाय एल आ रहा था। ऑब्वियसली अपना शेप चेंज होता है बट वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होता है, और ये आपका शेयरिंग मॉड्यूलस आपका आ रहा था, जी से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग सॉलिड के केस में दिखते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या है, फोर्स आपका सारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस था, हर एक पॉइंट में आपका प्रेशर आपका सेम लग रहा था, तो फोर्स भी आपका सेम लगेगा,
इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बी बाई बी आपका स्ट्रेन हो जाता है, आपका आपका शेप क्या चेंज होता है, नहीं शेप चेंज नहीं होता है, शेप वैसे का वैसे तो, बट वॉल्यूम घटने लगता है, वॉल्यूम आपका घटने लगता है। अगर रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल ही होगा, बट उसका छोटा हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज होगा, उसका हम लोग मॉड्यूलस को हम लोग बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। और ये आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है, तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है। हम लोग इसको फ्लूइड्स में देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में देखेंगे, ठीक है। फ्लूइड्स बोलते हैं पानी का प्यास प्यास लगते हैं, देखो ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बोला है द सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, ऑब्वियस सी बात है। वेयर गैसेस आर द मोस्ट कंप्रेसिबल, यस गैसेस आर अबाउट अ मिलियन टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, तुम्हारे पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में होते हैं, तो उसको कंप्रेस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि एम्प्टी स्पेस होता है बीच में, तो आप अच्छे से कंप्रेस कर सकते हो। सॉलिड्स के केस में क्या है, पहले से इतने छोटे छोटे करके ऐसा एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, कितना ही कंप्रेस कर लोगे। Gases have large compressibilities which vary with pressure and temperature. The incompressibility of the solids is primarily due to the tight coupling between the neighboring atoms. यही तो बोला। The molecules in liquids are also bound with their neighbors but not as strong as in solids. Molecules in gases are very poorly coupled to their neighbors. Basically इन्होंने बस मैंने जो बोला वो exactly यहाँ पर बोल रहे, यहाँ पर बक रहे, ठीक है। ओके, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा, ये P इज इक्वल टू एच रो जी, ये सब कहां से आया ये फॉर्मूला? इसको हम लोग ना, इसको हम लोग फ्लूइड्स में करेंगे, इसको हम लोग फ्लूइड्स में करेंगे, इसका टेंशन मत लो, इसको हम लोग फ्लूइड्स में करेंगे, इसमें हम लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है अपने को। अच्छा, अभी पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो जो है ना आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, ये आपका डिलीट हो चुका है, ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका डिलीट हो चुका है, ये आपका डिलीट हो चुका है। बट फिर भी मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, क्योंकि पॉइजन्स रेशियो उतना ज्यादा मतलब हार्ड है ही नहीं यार, कुछ भी नहीं है यार, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब। तो यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पॉइजन रेशियो क्या है कि समझो यहाँ पर मेरे पास एक सिलेंडर ले लिया, मैंने ऐसा एक सिलेंडर ले लिया, ये देखो मैंने ऐसा सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर ले लिया ये, और इसका समझो ये मेरा रेडियस मेरा कैपिटल आर है, कैपिटल आर रेडियस है, और लेंथ मेरा एल है, लेंथ मेरा एल है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने एक फोर्स लगा दिया। ऑब्वियस ही बात है ये सिलेंडर खींचना शुरू हो जाएगा। अगर ये खींचना शुरू हो गया तो इसका एक नया शेप बनेगा, ऐसा कुछ तो ऐसा होगा शेप, मतलब ये पतला हो जाएगा और ये लंबा हो जाएगा, ऐसा ऐसा पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली इसका नया वाला क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल इसका नया लेंथ हो जाएगा। और रेडियस भी आपका कुछ तो चेंज हो जाएगा, रेडियस भी चेंज हो जाएगा। वो चेंज को मैं बोल देता हूं कितने से चेंज हो गया, डीआर से चेंज हो गया, डीआर से चेंज हो गया, ठीक है। और ये एल प्लस डेल्टा एल, तो पॉइजन रेशियो जो पॉइजन रेशियो होता है, मतलब पॉइजन भाई साहब ने दिया था ये, पॉइजन रेशियो जो होता है इट इज बेसिकली मेरा लैटरल स्ट्रेन, मेरा क्या है लैटरल स्ट्रेन, एक नया स्ट्रेन यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है ये, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या होता है, मतलब आपका रेडियस या डायमीटर कितने से घट रहा है, कितने से घट रहा है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस डी आर डिवाइडेड बाय आर, ये आपका हो गया लैटरल स्ट्रेन। ऑब्वियसली चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि रेडियस घट रहा है, तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, उसके लिए मैंने माइनस लगाया, डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ये हो गया मेरा पॉइजन्स रेशियो, और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल के लिए डिपेंडेंट होता है। क्या आपको ये बात समझा? तो ये मुझे बात जो है ये पॉइजन्स रेशियो डिलीटेड था, बट फिर भी मैं पढ़ा के जा रहा हूं, क्योंकि कितना 2 मिनट में अपना पॉइजन्स रेशियो हो गया। पॉइजन्स रेशियो आपका 2 मिनट में काम खत्म, यही है आपका पॉइजन्स रेशियो, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इसमें क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क करके इसको इंपॉर्टेंट बोल दो। दैट इज बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। अभी ये पोटेंशियल एनर्जी आ क्यों रहा है? देखो, मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का जब मैं कंसेप्ट बता रहा था, मैंने आपको बोला था पोटेंशियल एनर्जी जो है बस आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आता है। क्या होता है? बस कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आता है। जब भी आप क्या हो रहा है, जब भी आप एक चीज पे फोर्स लगा रहे हो, मैंने अब इसमें मैं टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूं, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो क्या हो रहा है कि इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो इसको वापस खींचना चाहता है। तो मैं वर्क क्या कर रहा हूं, मैं वर्क अगेंस्ट दिस कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा हूं। बात तो सही है ऑब्वियसली ना, मतलब देखो यहां पर अंदर इसके रॉड के अंदर, देखो यहां अपने पास आके बताता हूं, ये रॉड के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा अंदर। बात तो सही है, रिस्टोरिंग फोर्स तो लग रहा है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स जब लग रहा है अंदर, मैं इसके अगेंस्ट एक वर्क कर रहा हूं, ये रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं, और अगर ये वर्क अगेंस्ट कर रहा हूं उसके वजह से मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और ये पोटेंशियल एनर्जी आपके ये वायर में स्टोर हो जाता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एज सुन एज मैंने वायर छोड़ दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर ऊपर टंग रही है, ऊपर चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो इसमें आपको देखने ने क्या कर दिया है, देखो मैं यंग्स मॉडुलस यहां पर यूज कर रहा हूं, तो यंग्स मॉडुलस अगर मैं यूज कर रहा हूं तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पर एक काम करते हैं, थोड़ा इधर खाली जगह मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी,
ये देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यंग्स मॉडुलस मेरा क्या हो जाता है, वो हो जाता है मेरा एफ डिवाइडेड बाई ए द होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल होता है, ये होता है मेरा। यहां पर फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू यहां पर आ रहा है एफ इज इक्वल टू, यहां पर आ रहा है यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इनटू एरिया। हाँ ये हो रहा है मुझे यंग्स मॉडुलस का आंसर, ये हो रहा है, सॉरी ये है मेरा फोर्स का आंसर। तो इतना फोर्स मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है, और ऑब्वियस सी बात है ना, यही मेरा अप्लाइड फोर्स भी होगा इसके इक्वल, अगर मुझे इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना है तो इतना ही मेरा फोर्स होगा, इतना ही फोर्स होगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे ही निकालते हैं हम लोग, देखो इन्होंने यही किया है कि उन्होंने वर्क डन निकाल रहा है इन, अगर मुझे डीएल मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है, और अगर पूरा लिमिट 0 से लेके एल है, क्योंकि एल लेंथ का मेरा वायर है, मेरा वर्क कितना आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये सब देखो वाई ए एल सब मेरा कांस्टेंट है, मेरा बाहर आ जाएगा, एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, तो एल स्क्वायर बाई 2 आ गया यहाँ पर, और मैंने लिमिट्स डाल दिया, तो मुझे यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एल डिवाइडेड बाई एल का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल यहाँ पर आ रहा है मुझे। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा यंग्स मॉडुलस है, ये L डिवाइडेड बाय L बेसिकली क्या है, चेंज इन लेंथ अब डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, ये मेरा वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो इट्स बेसिकली ये जो वर्क है, ये वर्क मेरा क्या हो जाता है, ऑब्वियसली मेरा वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को मैं रिलेट कर सकता हूं, यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी है। मैं वॉल्यूम को डिवाइड मार दूंगा, वॉल्यूम को डिवाइड मार दूंगा इस तरफ, तो बेसिकली यहां पर आपको क्या आ रहा है, यहां पर आपको क्या आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं नोट में दिखा देता हूं ये कि, अरे यार एक सेकेंड, हाँ जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है आपका हाफ इंटू स्ट्रेस, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आपको आ रहा है। देखो यहां पर सेम चीज ये आ रहा है, देखो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर आपको आ रहा है, इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर आपको आ रहा है, इंटू वॉल्यूम। अभी आप बोलोगे सर ये स्ट्रेस कहां से आ रहा है, मैं आपको बताता हूं, देखो इधर पहले बता दो तो फिर इधर आता हूं। देखो यंग्स मॉडुलस को उन्होंने हम लोग स्ट्रेस के बेसिस में नहीं लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, हम लोग लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको दिखाया हम लोगों ने कैसे लिखा, देखो सिंपल सी बात है, ये यंग्स मॉडुलस है और यहाँ पर स्ट्रेन का स्क्वायर और वॉल्यूम का स्क्वायर है। स्ट्रेन का स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया, मैंने इसको तोड़ दिया एल और एल को, और मैंने इसको स्ट्रेस के टर्म्स में लिखा है, तो मुझे आंसर आता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, मुझे ऐसा आ रहा है। अभी आपको यहाँ पर एक चीज आ सकता है, उन लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली वॉल्यूम को इस तरफ लेके आया, दैट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर। क्या आपको ये बात चमका, क्या आपको ये बात अच्छे से चमका, ठीक है, क्या आपको ये बात चमका। तो यही मैं बोल रहा हूं, दिस वर्क is stored in the wire in the form of elastic potential energy, and therefore the elastic potential energy per unit volume is this half into sigma into E, half into stress into strain। समझ में आ रहा है, और ये आपका पर यूनिट वॉल्यूम है, दिस इज बेसिकली आपका पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज बेसिकली पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा गया है पर यूनिट वॉल्यूम बोला कि पोटेंशियल एनर्जी पूछा, ध्यान देना, ठीक है। और ये एप्लीकेशन है थोड़ा बहुत यार, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन में ज्यादा अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अपने को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप एक बार इसको थोड़ा अच्छे से रीड मार लेना, थोड़ा अच्छे से इसको रीड मार लेना, आपका हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा इसका समरी कर लेते हैं, जिससे कि समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर कर लेंगे, जिससे हमको थोड़ा पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, क्या क्या कवर किया, हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये चैप्टर मजा आया होगा, है ना, पूरा हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा कवर किया। क्या है, द स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, फ्रैक्शनल चेंज इन क्या था, चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इन जनरल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, क्या था, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते थे, और ठीक है ये हम लोगों ने बोल दिया। फिर शियरिंग स्ट्रेस था आपका, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस था। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको हम लोग ने हुक्स लॉ बोला था, जो बस इलास्टिक लिमिट तक फॉलो होता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो आ रहा था उसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, जो हर मटेरियल के लिए यूनिक होता है और मटेरियल डिपेंडेंट होता है। ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के थे, यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, और हम लोग डिस्क्राइब करते थे कि कितना इलास्टिक होगा, बात खत्म। फिर हमने बोला था द क्लास ऑफ सॉलिड्स कॉल्ड इलास्टोमर्स डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। फॉर एग्जांपल आयोटा हो गया, रबर हो गया, जो जिसमें प्लास्टिसिटी वाला चीज है ही नहीं, प्लास्टिक रीजन है ही नहीं। फिर हम लोगों ने बोला था हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है ये हम लोगों ने बात किया था, इन्होंने बस हुक्स लॉ के बारे में यहाँ पर बोला है। फिर शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में बोला है, वो सब बोला है। फिर बल्क मॉडुलस के बारे में बोला है, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर पॉइंट्स टू पॉइंटर हम लोग यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं। क्या है
In the case of a wire suspended from a ceiling, straight under the action of F force, suspended from its other end, the force exerted by the ceiling on it is equal and opposite to the weight. However, the tension at any cross-section area of the wire is just F and not 2F. Hence, the tensile stress which is equal to the tension per unit area is equal to F divided by A. It is basically जो आपका टेंशन जो आ रहा है, जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, अगेन वहां पर F डिवाइडेड बाई A आएगा, 2F नहीं आएगा. वो हम लोग ये बोल रहे हैं बिकॉज बेसिकली ऊपर भी आपका टेंशन लग रहा है, नीचे भी टेंशन लग रहा है, इसमें आपको 2F नहीं आएगा करके यही बोल रहा है और कुछ नहीं. ठीक है. हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली इन द लीनियर पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. वही बोला था, इलास्टिक लिमिट तक ही होता है, इलास्टिक लिमिट तक ही होता है ना. और इन्होंने यही बोला यंग्स मॉडुलस आपका बस सॉलिड, यंग्स मॉडुलस शेयर मॉडुलस बस आपके सॉलिड्स के लिए होता है, बट आपका जो बल्क मॉडुलस होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए वैलिड होता है, तीनों के लिए वैलिड होता है. देखो बल्क मॉडुलस आपका तीनों के लिए वैलिड होता है. मेटल्स हैव लार्जर वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस देन अलॉयज एंड इलास्टोमर्स, क्योंकि उनका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा होता है. अलॉयज और इलास्टोमर्स का इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या बोलूंगा, मतलब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उतना होता नहीं है, क्योंकि वो डिफॉर्म हो जाते तो हो सकता है कि हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाए. मटेरियल विद लार्ज वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस रिक्वायर्स अ लार्ज फोर्स टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन लेंथ. इलास्टिसिटी ज्यादा होता है. In daily life, we feel that a material which stretches more is more elastic, but it is a misnomer. मतलब गलत है ये. In fact, material which stretches to a lesser extent for a given load is considered to be more elastic. क्या बात समझा? उसके लिए हम लोग बोलते हैं steel more elastic than rubber. Steel more elastic than rubber. क्या बात चमका? क्या बात चमका? ठीक है. और फिर उन्होंने बोला इन जनरल अ डिफॉर्मिंग फोर्स इन वन डायरेक्शन कैन प्रोड्यूस स्ट्रेन्स इन अदर डायरेक्शंस आल्सो. क्योंकि अगर आपने फोर्स एक डायरेक्शन में लगा, इसका ये मतलब नहीं कि स्ट्रेन भी उस डायरेक्शन में होगा. हो सकता है कि जो स्ट्रेन है वो हर डायरेक्शन में आपको लग सकता है. द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन सच सिचुएशंस कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय जस्ट वन इलास्टिक कांस्टेंट. ऑब्वियसली बात है, यहां पर बहुत सारे इलास्टिक कांस्टेंट आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल अ वायर अंडर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, द लैटरल डायमेंशन, यहाँ पर पॉइजन रेशियो की बात हो रही है. आपने फोर्स नीचे लगाया बट आपका देखो ना रेडियस भी यहाँ पर कम हो रहा है, लेंथ भी यहाँ पर ज्यादा हो रहा है. आपको बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइजन रेशियो की बात कर रही है. स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस अनलाइक अ फोर्स द स्ट्रेस कैन नॉट बी असाइन्ड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. Force acting on the proportion of a body on a specified side of a section has a definite direction. Basically उन्होंने ये बोल रहा है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट स्ट्रेस आपका एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है. के साथ हम लोग ने अपना चैप्टर यहां पर खत्म कर लिया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वन शॉट कंप्लीटेड. ठीक है, तो इसी के साथ आपको बहुत मजा आया होगा ये चैप्टर में, है ना. बहुत इजी चैप्टर था. नेक्स्ट चैप्टर का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स होने वाला है, या फ्लूइड मैकेनिक्स, बर्नौलिस थ्योरम, दुनिया भर का सब है. बहुत कंफ्यूजिंग होता है बट आई प्रॉमिस मैं आपको बहुत आसान करके दे दूंगा. दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड. ठीक है पीपल, तो आज के लिए इतना ही. एंड जैसे कि मैं बोलता हूं समथिंग बिग इज कमिंग अप, वेरी स्टे ट्यून्ड यार. अनअकैडमी नीट के चैनल में जाके एक बार देख लेगा, समथिंग बिग इज गोना हैपन. ठीक है, मैं आई कैन अश्योर यू दैट नीट जितने भी 11th 12th ड्रॉपर्स, something big is coming up for you. It's a very big surprise that Unacademy is planning. और आई होप सबको समझ में आ गया होगा. Unacademy नीट चैनल जाके एक बार देख लेना. ठीक है पीपल, 24 अक्टूबर को. एंड यस यू कैन यूज माई कोड जॉनी आप कोड यूज कर सकते हो. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जॉनी कोड यूज कर सकते हो. अगर आपको ऑफर अपील करना है 4999 में आपको नीट अंडर ग्रेजुएट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. और फिर अगर आप टीम टाइटन से पढ़ना चाहते हो, नीट 2025 टारगेट कर रहे हो अभी भी, 4999 में आप जल्दी से इन बेहतरीन टीचर्स के साथ पढ़ सकते हो. जिस लाइव नाउ जल्दी आके पढ़ लेना. और 2026 को भी टारगेट कर रहे हो, सेम प्राइस 4999, आप इनसे पढ़ सकते हो. बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवाएंगे, बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से. फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 11th हो 12th हो ड्रॉप करो, सबके लिए सेम प्राइस है, 1999 है. जल्दी जाके एनरोल करो पीपल, एंड दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड. ठीक है पीपल, बट साथ ही साथ हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यहाँ पर खत्म कर लिया है. तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर मार देता हूँ कि हम लोग ने यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यहाँ पर खत्म कर लिया है, एंड दैट इज माय साइन. हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीटेड कर दिया है. नेक्स्ट चैप्टर होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. बहुत जल्दी मिलेंगे. दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स. बहुत जल्दी मिलेंगे. बहुत मजा आया आपको पढ़ा के. सायोनारा.